तो गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कल थोड़ी व्यस्तता के कारण एवीएस या फिर अदर कोई क्लास नहीं मिल पाई थी, उसके लिए सॉरी। तो चलिए आज की क्लास अपनी देखते हैं। आज की क्लास पूर्णतः जो है आपके एग्जाम पर आधारित है, क्योंकि जो पेपर बना है आपके 16 दिसंबर को, उसी को देखते हुए आज के सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं अपनी क्लास में। तो आप क्लास में जुड़े रहिए और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी साथी मित्रों के पास में, कि सबका लाभ हो सके इस क्लास से। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पना और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्योंकि आपको बताना है कि क्यों नहीं रखा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। दूसरा है, यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्त है। तीसरा है, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। और चौथा ऑप्शन है, सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। तो बताइए कि पहले का क्या हो जाएगा आंसर। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, क्योंकि बच्चों को इस समय पुस्तकीय ज्ञान का नॉलेज नहीं होता। अगर आप उनको पढ़ाओगे तो भी उनको कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए इस आयु वर्ग के बच्चे को अपने परिवेश को ही समग्र रूप से वो लोग देखते हैं, जो उनके आसपास होता रहता है उसी से ही सीखते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्योंकि आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को क्यों प्रस्तावित किया गया है। पहला ऑप्शन है, बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। दूसरा है, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। तीसरा ऑप्शन है, उपविषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। चौथा ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सभी लोग आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया, क्योंकि बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधी समझ के विकास के लिए। ऑप्शन नंबर बी बड़ा है और पॉजिटिव आंसर है, तो यही इसका हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रमों के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। आपको बताना है कि वर्तमान में जो पर्यावरण की 6 थीम है, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काम और खेल जो है ये शामिल नहीं है। बाकी आवास, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, और भोजन, ये तीनों शामिल हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। आपको बताना है इनमें से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में क्या सच होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और साधनों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। दूसरा है, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तीसरा ऑप्शन है, कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। और चौथा ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों संपादन भाषा के द्वारा होता है। सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा सही आंसर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। इसका यही आंसर जाएगा सही। आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा और याद रखिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिले थे और हो सकता है आगे भी इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। हो क्या सकता है इसी प्रकार के क्वेश्चन ही मिलने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बताना है आपको, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है, बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना। क्या बच्चे का ज्ञान और शिक्षक का ज्ञान कभी आपस में जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल नहीं जोड़ सकते इसको, तो बी वाला काट दीजिए। उसके बाद है, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चहारदीवारी से बाहर सिखाना, बिल्कुल सही है। बच्चे को पर्यावरण अध्ययन जो है वो बाहरी दुनिया में जाकर के, यानी कि चहारदीवारी स्कूल के बाहर के जाकर के कहीं घुमाने आप ले गए, उनको टूर पे ले गए, वहाँ जाकर के सिखाइए, कुछ उनको परिवेश दिखाइए बाहरी। और चौथा है, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, ये भी सही है। यानी इसका जो है ऑप्शन नंबर ए, सी और डी सही हो जाएगा। तो इसका हो गया ए, सी, डी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। बिल्कुल आगे है।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी कि एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संतुष्ट नहीं किए है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, दूसरा है पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है, तीसरा ऑप्शन है कक्षा 1 और कक्षा 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, चौथा है संदर्भ युक्त अधिगम प्रवेश प्रदान करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, संदर्भ युक्त अधिगम प्रवेश प्रदान करना। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगर डी वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया तो बिल्कुल सही हो गया आपका ये। अगला क्वेश्चन है आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्न पूछती है, उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य ... सुधार करना है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है संवेगात्मक कौशलों में, दूसरा है चिंतन कौशलों में, तीसरा है बोलने संबंधी कौशलों में और चौथा ऑप्शन है अवलोकन कौशलों में। तो आप बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा। और एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने सभी साथी मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए। अगर आप आज नए जुड़े हमारे चैनल पर हैं और आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीटेट में 100% क्वेश्चन आपको ईवीएस की क्लासों से ही देखने को मिलेंगे। तो इसका बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, चिंतन कौशलों में। बिल्कुल सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी, चिंतन कौशलों में। अगला क्वेश्चन है एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी। पहला ऑप्शन है बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर, दूसरा है उपर्युक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, तीसरा है यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की, चौथा है जल संरक्षण पर पोस्टर बनाने की गतिविधियों का आयोजन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बताइए क्या हो जाएगा आंसर। सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 का बताइए क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर करेंगे और आप 100% विश्वास कर सकते हैं हमारे ऊपर हैं, क्योंकि आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप लोग एग्जाम देकर आना, फिर बताना कमेंट बॉक्स में कि कितने क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थी की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग ऑप्शन पढ़िए और बताइए क्या आंसर हो जाएगा सही इसका। ऑप्शन पढ़िए सभी लोग और आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। पहला ऑप्शन है विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना, दूसरा है शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना, तीसरा है शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रम को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजनाओं कार्य करने के लिए कहना। ये थोड़ा बहुत सही लग रहा है, लेकिन चौथा देखते हैं, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना। तो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा जो ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर 4 यानी डी हो जाएगा। शिक्षार्थियों को आप लेकर जाइए खेल के मैदान में और उन्हें अलग अलग तरीके के खेल को खिलाइए, तो ये इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कक्षा 5 के विद्यार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है, उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है, पहला है शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं होगा या फिर अच्छा नहीं था। तो आप हमेशा याद रखना विद्यार्थियों को कभी भी निगेटिव वे में नहीं लेना है आपको, तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दूसरा है यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल करने जाने योग्य नहीं था, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर पाठ्य पुस्तक में शामिल करने योग्य नहीं था तो फिर शामिल क्यों किया गया। तीसरा है शिक्षार्थियों को एक प्रकरण रोचक नहीं लगा, तो हमें क्या पता कि उनको रोचक लगा या फिर नहीं लगा, तो इसका हम ये भी नहीं आंसर कर सकते हैं। चौथा है उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था, तो आप टीचर को जिम्मेदार ठहराएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। बच्चे को कभी भी निगेटिव वे में आपको नहीं लेना है, बच्चे को कभी भी गलत नहीं ठहराना है, आपको याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वन महोत्सव किससे संबंधित है। आंसर कीजिए सभी लोग।
वन महोत्सव किससे संबंधित है? सभी लोग आंसर करेंगे इसका। वन महोत्सव किससे संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं। पेड़ काटना, पेड़ लगाना, फसलों में वृद्धि करना या फिर पौधों का संरक्षण एवं संवर्धन करना। तो आपको बता दें, पौधों का संरक्षण और संवर्धन जब करेंगे, जब पेड़ों को लगाएंगे, तो पेड़ लगाना ही वन महोत्सव का संबंध है। इससे किससे? पेड़ लगाने से। जब पेड़ लगाएंगे तभी तो उनका संरक्षण और संवर्धन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 का सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? आपको बताना है सोपान कृषि कहाँ की जाती है। पहाड़ों के ढलान पर, शुष्क क्षेत्रों में, या फिर पहाड़ों की चोटी पर, या फिर उपरोक्त सभी पर। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सभी लोग आंसर करेंगे। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा? पहाड़ों के ढलान पर की जाती है सोपान कृषि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। पहला है जल, दूसरा है ऊर्जा, तीसरा है भूमि, चौथा है इमारतें। तो जल, ऊर्जा और भूमि तो प्राकृतिक है, लेकिन इमारतें तो मानव द्वारा निर्मित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का सुमेल कारण नहीं है। तो जनसंख्या वृद्धि, भूकंप, पर्यावरण प्रदूषण या फिर वन्य जीवों का शिकार। आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा कारण है जो प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का सुमेल कारण नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? भूकंप जो है ये प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का सुमेल कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीकरण में पर्यावरण होता है। मरुस्थलीकरण यानी कि मरुस्थल में कैसा होता है? पर्यावरण असंतुलित होता है, संतुलित होता है, उतार चढ़ाव वाला होता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 36 का सभी लोग आंसर कीजिए। मरुस्थलीकरण में पर्यावरण किस प्रकार का होता है? सभी लोग आंसर करेंगे एक बार इसका। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा? मरुस्थलीकरण में पर्यावरण असंतुलित होता है। कैसा होता है? असंतुलित। आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी शब्द को परिभाषित करने वाले पर्यावरणविद हैं। आपको बताना है कि पारिस्थितिकी शब्द को जिन्होंने परिभाषित किया था वो कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? अर्नेस्ट हैकेल जो थे, इन्होंने ही पर्यावरण पारिस्थितिकी शब्द को परिभाषित किया था, अर्नेस्ट हैकेल ने। आगे देखते हैं। डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत आधारित है उपयोग एवं अनुपयोग पर, उत्परिवर्तन पर, प्राकृतिक वर्ण पर, या फिर उपरोक्त सभी पर। तो डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? आप लोगों को आंसर करना है। डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत आधारित है उत्परिवर्तन पर। किस पर? उत्परिवर्तन पर आधारित है ये। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, उत्परिवर्तन। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण एवं विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है? पहला ऑप्शन है पर्यावरण, दूसरा है पारिस्थितिकी, तीसरा है पारिस्थितिकी तंत्र, और चौथा है प्राकृतिक इतिहास। तो सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी। बिल्कुल सही आंसर है ये, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी विज्ञान में जिसका अध्ययन होता है वह है धरती, वातावरण, अंतरिक्ष या फिर आकाश। पारिस्थितिकी विज्ञान में जिसका अध्ययन होता है वह इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए सभी लोग। तो इसका हो गया था ऑप्शन नंबर बी, क्या हो गया था? वातावरण। वातावरण यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, वातावरण। आगे देख। परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। पहला है उल्टा, दूसरा है सीधा, तीसरा है उल्टा, पहले उल्टा बाद में सीधा, चौथा है किसी भी प्रकार का नहीं। तो बताइए परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड किस प्रकार का होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है? सीधा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है सीधा। आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के मध्य का अंतर संबंध, यह कथन किस भारतीय विद्वान का है? बताना है कि पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के मध्य का
अंत संबंध या कथन किस भारतीय विद्वान का है? क्वेश्चन नंबर 42 का सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। यह कथन किसका था? पी.डी. शर्मा का है। किसका? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही, पी.डी. शर्मा का कथन है ये। आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी के बीच अन्योन्य क्रिया का विज्ञान है। क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी के बीच अन्योन्य क्रिया का विज्ञान है, कैसा है? व्यक्तिगत है, जनसंख्या है, समुदाय या फिर सभी हैं? क्वेश्चन नंबर 43 का सभी लोग आंसर करेंगे, पारिस्थितिकी के बीच अन्योन्य क्रिया का विज्ञान, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत, जनसंख्या और समुदाय ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे है, विज्ञान की वह शाखा जो पादप एवं प्राणियों का वातावरण से संबंध को दर्शाती है वह कहलाती है? जैवमंडल, भौतिक, पारिस्थितिकी या फिर सभी? तो बताइए, विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जो पादप एवं प्राणियों का वातावरण से संबंध को दर्शाती है, क्या कहलाएगी वो? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको कहते हैं पारिस्थितिकी। क्या कहते हैं? पारिस्थितिक। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? सिंघाड़ा, हाइड्रिला, जलकुंभी या फिर नागफनी? तो आंसर कीजिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 45 का, निम्न में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? जलकुंभी, जो है सरोवर या झील में बहुत ही तेजी के साथ में वृद्धि करता है जलकुंभी। अगला क्वेश्चन है, एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकीय तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इनको कहते हैं जैवमंडल, भूभाग, जीवोम या फिर वायुमंडल? सभी लोग आंसर कीजिए इसका। एक भौगोलिकीय क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकीय तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इनको क्या कहते हैं? सभी लोग आंसर कीजिए इसका। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उसको कहते हैं जैवमंडल। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में निम्न में से कौन काम करता है? क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में निम्न में से कौन काम करता है? पहला है पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है सभी? तो क्वेश्चन नंबर 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरण, पहला ऑप्शन था बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, दूसरा है बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, तीसरा है बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता विकसित करती है, चौथा है पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है? तो बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या हो जाएगा? इसका होता है ऑप्शन नंबर 1 सही, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है इसमें, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है? ऑप्शन देखते हैं, पढ़ाई से पूर्ण एकाग्रता, दूसरा है बहुत बात करना, तीसरा है आक्रामक व्यवहार और चौथा है हाइपर एक्टिविटी? तो बताइए, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता हो, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, क्या हो जाएगा? आक्रामक व्यवहार अगर बच्चा करने लगे तो आप समझ लीजिए कि बच्चा तनावग्रस्त है इस समय। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लानेट या फिर उपरोक्त सभी? आंसर कीजिए सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है बिल्कुल। अगर आपको बच्चों को बोलना है कि आप पर्यावरण अध्ययन के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप ये तीनों ही चैनल देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग नियमित रूप से बने रहिए क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन हमारी क्लासों से आपको देखने को मिल रहे हैं। जो एक पेपर हुआ है उसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन हमारी क्लासों से आए हैं। उम्मीद है कि हर शिफ्ट में अधिक से अधिक क्वेश्चन अपनी क्लासों से आपको मिलने वाले हैं। तो जो भाई बहन अभी तक हमारी क्लासों को नहीं देख रहे हैं उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी के पास में वो भी जुड़ सकें और अधिक से अधिक लाभ ले सकें हमारे साथ में जुड़ करके। तो धन्यवाद, आप लोग बने रहिए लगातार। धन्यवाद, बाय बाय।